जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और हम लोग पूरा सीरीज को जैसे एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप पुराना वीडियो को देख करके जो चीज़ आपने सीखा है उसको आप अपने दिमाग में जो है बैठा करके रखेंगे, वो चीज़ें जो है आप निकलने ना दें। क्योंकि रिवीजन जब आप करोगे तो जो बातें आप अभी तैयार करते हो तो बाद में जाकर के रिवाइज करने में वो चीज़ें आपका जो है वो समय कम खाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि जो आज सीखते हो उसको आज बढ़िया से सीख लो, उसको कंप्लीट करो, ख़त्म करो, है ना। तो हम लोगों ने पिछले क्लास तक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। और विद्युत द्विध्रुव में अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने का जो फार्मूला है उस फार्मूला को हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। स्वाभाविक बात है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको प्रैक्टिस करना जो है अनिवार्य है, वो तो करना ही आपको चाहिए, है ना। आज का जो क्लास है जिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसमें गॉस थ्योरम हमारा मुख्य टॉपिक होगा, मुद्दा मेन जो होगा वो गॉस थ्योरम होगा। लेकिन आप ध्यान रखना, ये जो गॉस थ्योरम जो होता है ये खास करके माने बिहार बोर्ड के लिए आप देख लो, तो बिहार बोर्ड के लिए गॉस थ्योरम जो होता है ना बड़ा फेवरेट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है ना। शायद ही कभी होता है कि गॉस थ्योरम से क्वेश्चन ना पूछा हो, नहीं तो गॉस थ्योरम को डायरेक्ट या तो पूछ लेता है, और नहीं तो गॉस थ्योरम से का जो एप्लीकेशन होता है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न जो होता है बिहार बोर्ड निश्चित तौर पर हर साल पूछता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, है ना। तो चलिए आज का जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा गॉस थ्योरम है, उससे पहले कुछ बातें जो है आपको जानना अनिवार्य है गॉस थ्योरम को सीखने के लिए। जिसमें एक बात जो है जो सबसे पहले हमें जानना है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बारे में आपको सबसे पहले जानना जरूरी है, तब जाके आप गॉस थ्योरम को इजी वे में समझ पाओगे। आप माने गॉस थ्योरम जो है वो फ्लक्स से ही जुड़ा हुआ मामला है। तो पहले तो फ्लक्स को हम डिफाइन कर लें कि विद्युत फ्लक्स है क्या। देखो, फ्लक्स का मतलब होता है किसी सरफेस एरिया से गुजरने वाला किसी भी टर्म का कोई मात्रा, कोई भी क्वांटिटी निकाल दो। जैसे कि अगर मान लो हम बोले पाइप हमारे पास एक है, एक पाइप है, तो पाइप का ये एरिया होगा, ये जो आप देख रहे हो इसको एरिया बोलते हैं, ये एरिया होगा। और इससे अगर पानी निकालोगे तो इस एरिया से जितना पानी निकल सकता है उस पानी के मात्रा को हम लोग बोलते हैं वाटर फ्लक्स, है कि नहीं। सामान्य तौर पे आप देखिएगा पाइप जो होता है ना, तो उसमें उसका फ्लक्स लिखा रहता है कि ये इतना फ्लक्स है। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, माने इसके एरिया से गुजरने वाला जो भी मटेरियल है उसका जो मात्रा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर फ्लक्स। यहां से चूंकि पानी निकलेगा इसलिए वाटर फ्लक्स इसका नाम दिए। अच्छा, एरिया अगर आप घटा दोगे तो इससे जो पानी का मात्रा निकलेगा वो भी घट जाएगा, यानी कि फ्लक्स का मात्रा क्या होगा, घट जाएगा। तो बेसिकली फ्लक्स का मतलब होता है किसी एरिया से निकलने वाला क्वांटिटी, जितना मात्रा एरिया से निकलेगा उसी को नाम लोग फ्लक्स देते हैं। जैसे इस केस में पानी बाहर हो रहा है तो हम वाटर फ्लक्स बोल दिए। अगर इसी से विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अगर बाहर करते तो उसको हम लोग नाम देते इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ गए। माने अगर इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आप निकाल देते तो उसको बोलते मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। बात समझे कि नहीं। माने एरिया से जो निकलेगा, एरिया से जो निकलेगा उसका फ्लक्स। बात समझे कि नहीं। इस एरिया से मान लो किसी को भी निकाल दो तो उसका वो फ्लक्स नाम कहलाएगा, ये नाम है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स है क्या, तो विद्युत फ्लक्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस एरिया है, किसी भी टाइप का सरफेस एरिया बना लो, मान लो ये हमारा एक सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर सकता है ना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर नहीं देखा है वीडियो तो उसको आप जरूर देखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पहले विद्युत क्षेत्र जब शुरू किए थे तो उसी समय में हमने इसका चर्चा कर रखा है, बढ़िया से डिटेल में हम उसके बारे में एक एक चीज जो है जान चुके हैं। तो क्षेत्र रेखाओं के बारे में थोड़ा अगर जानकारी आपको नहीं हो तो एक बार देख लेना पिछला वीडियो को, ठीक ना। चलिए आइए पॉइंट पर। तो मान लो हमारे पास ये सरफेस है, एक सरफेस ये जो है चौखूट टाइप का एक सरफेस बना दिए, और इससे हम जो है विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र इसमें से जो है वो बाहर हो रहा है ना। मान लो ये जो एरिया है इस एरिया का वैल्यू भी कुछ डाल दो। जैसे मान लो इस एरिया का वैल्यू ए है, ए फॉर एरिया, एरिया, ठीक ना। ये जो है वो क्षेत्रफल है,
और एक बात ध्यान रखना, चूंकि ये प्लेन सरफेस हमने लिया है, तो प्लेन सरफेस के ऊपर में एरिया जो होगा इसी के ऊपर में परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो इसका डेफिनेशन कहता है, अगर आप इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन में आप देख लो क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। कोई भी दिया हुआ सरफेस एरिया से जितना क्षेत्र रेखाएं पास करेगा, जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेगा, उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अभी भी हम बात जो किए थे वो बात यही था, अगर आपको थोड़ा सा वो चीजें ध्यान में रहे जो बात हमने अभी बताया है, तो यही बात तो लिखा हुआ है, यही बात आप देख लो यहां पर लिखा हुआ है। बेसिकली हम क्या बोले आपको कि किसी सरफेस एरिया से जितना कोई क्वांटिटी निकलेगा, जो मात्रा निकलेगा, उस मात्रा को हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत फ्लक्स। तो बेसिकली पानी निकल रहा था तो वाटर फ्लक्स, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रहा था, इसका नाम दिया गया विद्युत फ्लक्स, या इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप नाम दो, एक ही बात है ना, केवल हिंदी इंग्लिश है। तो हमारे ख्याल से विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन आप समझ चुके हैं। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल जो फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है उसके रूप में, ठीक ना, उसके रूप पर आते हैं कि ये कैसे बात होगा। देखो, तो विद्युत फ्लक्स का जो सिंबल है जिससे हम लोग डिनोट करते हैं इसको, तो विद्युत फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो फाई होता है, और नीचे आप ई लगा दो। तो जहां भी आपको फाई मिल जाए और नीचे ई मिल जाए तो समझ जाना ये विद्युत फ्लक्स का सिंबल है, ये विद्युत फ्लक्स का सिंबल है, ठीक ना। तो विद्युत फ्लक्स का मैथमेटिकल मीनिंग मतलब ये होता है कि जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, और जो इसका एरिया होगा, और एरिया हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, और यहां पर अगर आप गौर करोगे तो इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। फिर से हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, समझ लो इस चीज को मैथमेटिकली, याद रहे हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली, गणितीय रूप में, गणितीय रूप में, ठीक ना। तो गणितीय रूप में अगर बात करें तो हमारा जो कहानी है कुछ ऐसा चलेगा। गणितीय रूप में, ठीक ना। देखो, मैंने इसका कहना यह है कि अगर मान लो हमारे पास ये एक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वही तो रिप्रेजेंट करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, क्योंकि जितना फील्ड लाइंस होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें हमने बात कर रखा है ना, नहीं हो तो आप उसको एक बार जरूर देखना। जितना ज्यादा फील्ड लाइन पास करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। बात समझ में आया। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना गुजरेगा उसका मात्रा को ही तो फ्लक्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, विद्युत क्षेत्र करेगा। तो जितना विद्युत क्षेत्र गुजरा उस विद्युत क्षेत्र को ले लो, और जिस एरिया से आप गुजारे हो उसी के डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में उस एरिया का वैल्यू आप ले लो, और दोनों को प्रोडक्ट कर दो, दोनों को गुना कर दो। तो ये दोनों का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट जो होता है, इसी को मैथमेटिकली हम लोग नाम देते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ गए। ध्यान रहे, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का सेम होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो आपको वेक्टर का नियम लगा करके पहले एरिया को लाना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। ये बात समझ में आया। अगर नहीं हो तो इस चीज को ध्यान रखना, वेयर फाई ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम देते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो जी, तो इतना तो पहले आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो बात आज अभी जो हम तुमको बताए हैं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और जो बात बताए हैं इसको ध्यान में रखना अभी, क्योंकि इसी के बेसिस पर जो है ना आगे का चर्चा होगा। तो पहले तो इसको कंप्लीट कर ले। अच्छा, अभी अगर हम ऐसा मान ले, ये तो प्लेन सरफेस आप ले लिए तो ऐसा हो गया ना, हम प्लेन सरफेस ना ले और गोला टाइप का सरफेस ले ले, तो उस सरफेस का एरिया जो होगा, जैसे कि मान लो अगर यहाँ का
यहाँ का अगर प्लेन ले लो तो यहाँ पर इधर एरिया परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर देखो तो इसका एरिया इधर परपेंडिकुलर होगा, माने हर जगह पे गोला में तो अलग अलग लंबवत निकलेगा। इसके लिए हम कैसे बात करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास उपाय है। क्या उपाय है? तो चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, देखो सबसे पहले अगर मान लो हम तुमको ये बोले कि लेट अस सपोज कि हमारे पास ऐसा ही सरफेस है ना, ऐसा ही सरफेस है, लेकिन ये सरफेस टेढ़ा मेढ़ा टाइप का कुछ होगा। तो अगर मान लो हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट काट ले, छोटा सा एलिमेंट काट ले, तो छोटा सा एलिमेंट का जो एरिया होगा ये एरिया छोटा होगा और इसके ऊपर ये भी परपेंडिकुलर होगा। ये छोटा एरिया होगा, इसको डीए से रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंशियल टर्म में जब आप डीए लिखते हो तो इसका मतलब एरिया है लेकिन छोटा है। और मान लो जब भी ये आएगा तो ये छोटा एरिया तो होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना होगा, तो इसको लोग नाम देते हैं एरिया वेक्टर। अगर जैसे कोई गोला ले लो तो गोला का जो छोटा सरफेस काटोगे तो ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, इधर अगर लोगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आपको सबके लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, बात समझे कि नहीं। फॉर्मूला विद्युत फ्लक्स का जो है वो यही होता है, लेकिन निकालने का तरीका जो होगा, माने तरीका तो सेम होगा लेकिन वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बेसिकली उसको लेकर के अगर एलिमेंट्री फॉर्म में, माने जो फॉर्मूला यहां पर आप लिए हो, तो ई तो पूरा ओवरऑल जो हमारा सरफेस दिख रहा है, हम तो ये सरफेस के लिए ले लिए, ठीक ना। ये जो सरफेस दिख रहा है इस सरफेस के लिए हम ये वैल्यू ले लिए, लेकिन इसी में अगर छोटा अगर एरिया होता उसके लिए अगर हम ले तो उसके लिए हम लोग कैसे फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, तो उसको आप देख लो। जैसे देखो, अच्छा फिर से हम वही काम तुमको यहां पर धरा दें, फिर से हम वही काम करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऐसे करके। तो जरा सोच कर देख लो, अभी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के साथ जो है कुछ एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के साथ कुछ एंगल बना रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र और एरिया एक डायरेक्शन में नहीं है। तो क्या करना होगा, अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकलेगा, छोटा सा एरिया से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा ये भी छोटा होगा। नीचे ई लगा देना जिससे समझ में आवे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रहा है। तो छोटा सा सरफेस एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स यही होगा, लेकिन फॉर्मूला जब लिखोगे तो ई और इंटू डी ए, लेकिन जरा सोच कर देख लो, अगर डी ए आप लिख देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया तो ठीक है, फॉर्मूला जो हम पिछला जो बताए थे उसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन गलती ये है ना कि दोनों का दोनों डायरेक्शन में सेम नहीं है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसका डायरेक्शन सेम करना पड़ेगा। तो वेक्टर के हिसाब से इसका दो कंपोनेंट, एक ऊपर जाएगा और एक इधर जाएगा। एक कंपोनेंट जो एरिया का इधर आएगा यानी इस फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, इसको आप बोलेंगे डी ए कॉस थीटा, ऊपर जाएगा साइन थीटा। ऊपर वाला से हमें कोई काम है ही नहीं, हमें जो भी काम है वो फील्ड के डायरेक्शन वाला है। तो इसलिए अब डी ए ना लिखोगे, लिख करके क्या लिखोगे, डी ए कॉस थीटा। और डी ए कॉस थीटा ये एरिया का ही भाग है, माने कॉस थीटा भी एरिया का ही भाग है, माने उसी के कंपोनेंट के साथ ये आया है। तो अब अगर आप देखोगे तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो गया वो ये आया, लेकिन फ्लक्स का ये जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री फॉर्म, एलिमेंट्री एलिमेंटरी एलिमेंटरी फॉर्म, ठीक ना। एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब होता है अल्पांश रूप, अल्पांश रूप। अल्पांश माने अल्प रूप, छोटा रूप में अगर बात करेंगे तो आप फॉर्मूला का इस्तेमाल ऐसे करेंगे, ठीक ना। अच्छा, इसी को अगर कोई कहे कि नहीं हम पूरा वैल्यू निकाल देंगे, तो पूरा वैल्यू निकाल दोगे तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ई, ई तो इंटीग्रेट करके फाई ई ही आएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे, जैसे dx का इंटीग्रेशन करते हो तो dx का क्या आता है, x आता है ना। जहां से जो भी है, जैसे 0 से x तक सामान्य तौर पे करेंगे, इसका भी करेंगे तो 0 से फाई ई तक करेंगे तो x ही आएगा इंटीग्रेशन। तो ई तो वही रहेगा, लेकिन आपका इंटीग्रेशन के अंदर में यहाँ पे बच जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, यही ना रहेगा। तो हम दो टर्म में, इंटीग्रल टर्म में और एक डिफरेंशियल टर्म में, दोनों टर्म में एलिमेंट्री फॉर्म इस फार्मूला का लिख सकते हैं। किस फार्मूला का, तो विद्युत फ्लक्स के फार्मूला का। समझ में आया बात। थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो है आपका ठीक ठाक रहना चाहिए ऐसा टाइप में। चलिए अब आते हैं हम आगे। अब क्या बात करना है, देखो अब बात ये करना है कि
क्योंकि हम लोगों ने जो भी चर्चा किया है, क्या इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको इन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। देखो जितना भी फॉर्मूला आएगा उसमें वेक्टर फॉर्म अगर हो सकता है उसका, तो वेक्टर फॉर्म में उसको लिखा जाएगा। याद रखना इस बात को, सदिश रूप में, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में अगर इस फॉर्मूला को लिखो तो देखो फ्लक्स जो आएगा ना, फ्लक्स जो आएगा वो तो तुम्हारा यहां से जैसे है वैसा ही छोड़ दो। इसको अगर लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, लिख दो कॉस देखो डी ए जो होगा ये वेक्टर होगा, डी ए जो होता है ना वो वेक्टर होता है, एलिमेंट्री वेक्टर, एलिमेंट्री एरिया जो होता है वो वेक्टर होता है, इसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं, ठीक ना। तो यहां से हम लगा देंगे डॉट प्रोडक्ट और ये एरिया वेक्टर हो गया। तब बेसिकली आप ना यहाँ पर ऐसे जो है वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ठीक ना। अब आते हैं, देखो वही चीज है, रूप उसी का जो है चेंज होते जा रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो इसी का रूप जो है ना वो चेंज होते जा रहा है। ये जो है सॉलिड फॉर्म में जो बड़ा फॉर्म होता है उस फॉर्म में हम लिख करके आपको दिखाए हैं जहां से शुरुआत होता है, लेकिन इसी को छोटा रूप में अगर लिखो तो छोटा रूप में लिखते लिखते जो है हम यहां तक पहुंच गए। अच्छा, अब इसका अगर एस आई मात्रक आपसे पूछ दे तो सिंपल है, आप जवाब दे सकते हो इसका एस आई यूनिट किसका, फाई का। चलो हम यहां पर लिख दे रहे हैं एस आई यूनिट ऑफ फाई ई। तो फाई ई का जो एस आई मात्रक होगा, अगर इस फॉर्मूला को देखो तो फॉर्मूला से आप बता सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। थोड़ा सा अगर चेंज कर दे यहाँ पर वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और मात्रक हम बताए थे वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका वैल्यू जो आएगा वोल्ट इंटू मीटर भी हो जाएगा। तो दो ऐसा ही मात्रक इसका हो जाएगा, याद रखना विद्युत फ्लक्स का, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा और दूसरा वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। समझ में आया बात। अच्छा एक बात बताओ, जब भी हम वेक्टर में लिखते हैं और ये डॉट प्रोडक्ट में कोई टर्म आता है उसका वैल्यू कुछ आता है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट के बराबर जो टर्म आया है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो आप एक लाइन में ये चीज को जो है ना लिख सकते हो, फाई ई, फाई ई का मतलब विद्युत फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आया। फाई ई जो है वो क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये बात समझ में आया। और क्यों अदिश राशि है आप देख लो यहां से, डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा स्केलर होता है, ठीक ना। वैसे स्केलर प्रोडक्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो आपका ये जो है ना हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। देखो ये सब बात जितना भी बोल रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है, सारा चीज जो है दिमाग में नोट करते चलो हर चीज, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव में तुमको काम देगा हर हाल में, ये चीज तैयार कर लेना है। चलो जी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। ये जो बात बताए हैं इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूला वगैरह जितना भी है ये आपको माने बाद में भी जो है काम करेगा, ये चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी जो हमने फॉर्मूला आपको बताया, जैसे कि फाई ई बराबर आप लोग देख रखे हो, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, टी ए हो गया और साथ में कॉस थीटा हो गया, है ना। तो अगर आप इस चीज को मने अगर गौर करोगे तो ढंग से देखना, ये जो तुम्हारा फाई ई जो है ना इसका वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब आ सकता है। जैसे अगर मान लो केस वन अलग अलग करके हम बना करके तुमको दिखावे, तो यहां से अगर थीटा का वैल्यू माने थीटा का वैल्यू अगर 90 ले लो, कॉस थीटा का मान जो है वो 90 ले लो, तो फाई ई का जो वैल्यू आएगा वो तो सीधे तौर पे जीरो आ जाएगा। गौर करो कि 90 यहां पर रखोगे तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो होगा। और जीरो से सब को गुना करोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो तुम्हारा पहला केस में थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, तो फाई ई का मान क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा केस 2 ले लेते हैं, अलग केस एक बना लेते हैं। इस केस में थीटा का मान 0 डिग्री लेते हैं। तो जरा देखना ढंग से, फाई ई का जो वैल्यू आएगा वो इंटीग्रेशन ई डी ए और ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान 1 आता है,
इसका मतलब फाई ई का जो वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए यही आएगा। और ये वैल्यू जो है पॉजिटिव में कुछ ना कुछ देगा, जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा ये सब वैल्यू रखने के बाद वो सब का सब क्या होगा, पॉजिटिव में हमें कुछ ना कुछ देगा। अच्छा आगे बढ़ जाओ, केस 3। केस 3 में अगर जाओगे तो फाई ई का जो मान आएगा वो तुम्हारा यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पहले थीटा तो लिख लो, थीटा कितना 180 ले लो, तो डी ए और यहाँ पर लिखो कॉस 180। तो कॉस 180 का मान जो होता है वो निगेटिव में होता है, इसका मतलब माइनस ई ए माइनस डी ई इंटू डी ए ये आएगा वैल्यू। तो आप जरा गौर करेंगे यहाँ पर, आप अगर गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि बेसिकली फाई का जो मान है ना, फाई ई यानी फ्लक्स का मान जो होता है वो जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, माने किसी भी तरह का वैल्यू आ सकता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बात समझे कि नहीं? स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसमें सामान्य तौर पर आप देखिएगा जैसे मास है, द्रव्यमान है, टाइम है, समय है, तो समय वगैरह कभी जो होता है निगेटिव में नहीं होता, उसका वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता, जीरो हो सकता है पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होता है। लेकिन ये सब ऐसा स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, जिसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये बात समझ में आया? तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बात हम तुमको बता दिए और कोई विशेष बात नहीं है। अगर आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, माने नोट्स में रखना है और बाद में जब तुमको जरूरत पड़ेगा तो उस हिसाब से एक नज़र खाली देख लोगे तो वो चीज़ें जो है ना वो दिमाग में बैठा रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा मेन जो मुद्दा है वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हम बात करने वाले हैं, ठीक ना? तो गॉस थ्योरम का चर्चा करें उससे पहले एक छोटा सा टर्म है जो तुमको पहले मालूम होना चाहिए, और वो टर्म का नाम है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, हालांकि ये 11th का बात है, लेकिन कई लोग जो है इसको पढ़ते नहीं है, तो इसीलिए हम जो है थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठोस कोण, इसके बारे में तुमको जो है ना हम पहले बता दे रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लो इसको, इसका, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो ठोस कोण जो होता है इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो हम तुमको ये बोले कि एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल का एक जो है चादर अगर उसका जो है सो तोड़ दो तो तुम्हारा जो है ऐसा करके फुटबॉल बना होता है इसी तरह से, नहीं ऐसे अगर जोड़ दो ऐसे, है कि नहीं? अगर हम देखें तो फुटबॉल जो होता है ना वो ऐसे ही बना होता है इस तरह से। तो कई माने इस तरह से आप देखिएगा ना तो ये पूरा का पूरा गोला ऐसे घिरा रहता है। तो इसमें से अगर हम ऐसा बोल दें ना कि हम इसमें से सभी को हटा करके केवल एक जो है ना, एक इसका सरफेस लेते हैं, केवल एक सरफेस ये वाला, और ये जो सरफेस है इन सरफेस को सबको पकड़ के इस तरह से ऐसे करके इसको हम मिला देते हैं। सरफेस का जो प्रत्येक कॉर्नर है उसको ऐसे मिला देते हैं। नहीं तो छतरी तो देखा है, छाता, छाता के चारों तरफ से सभी कॉर्नर को पकड़ के ऐसे मिला दो तो वैसा ही टाइप का बनेगा, यानी आइसक्रीम टाइप का यहाँ पर जो है कोन बनेगा, एक कोन बनेगा। ये जो कोन बनाना, इसी कोन को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसी कोन को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल ठोस कोण। एकदम शॉर्ट में ये बातें आपको समझा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ठोस कोण, लेकिन समझ में आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक ना? थोड़ा सा अगर आप इधर गौर फरमाओगे तो आपको ये चीजें जो है समझ में आ जाएगा। चलो जी दिखाते हैं। देखो तो माने ये जो तुम्हारा ये जो सरफेस दिख रहा है ना, ये सरफेस, इस सरफेस के चारों कॉर्नर से धागा बांधो और बांध करके अगर यहाँ लाओगे तो वो जो है छतरी टाइप का तुमको दिखेगा, और जहां पर पकड़े हो सेंटर पर एक एंगल बनेगा। बात समझे कि नहीं? एक एंगल बनेगा। और कोई भी जैसे बंद अगर है ना, किसी तरह टेढ़ा मेरा कुछ भी ऐसे अगर बना दो, कोई भी किसी का भी, अगर आप यहां से जैसे कि मान लो हम यहां से एक छोटा सा सरफेस एरिया लिए और इसके सभी कॉर्नर से इसके सेंटर पर हम ऐसे मिला दिए, तो मिला दिए तो इसका मतलब यहाँ भी तो कोण बनेगा। अच्छा यहाँ पे एरिया जो है सो दूसरे टाइप का है, तो इसका भी सभी कॉर्नर को ऐसे करके मिला दो तो यहाँ भी क्या होगा, फिर भी एंगल बनेगा। अगर तुम इस पूरे को मिला दो तो तुमको पता चलेगा किसी भी तरह का बंद एरिया केवल होना चाहिए। तो बंद अगर एरिया है तो छोटा छोटा टुकड़ा काट करके उसका अगर यहाँ पर सॉलिड एंगल बनाओगे ना तो तुमको सेंटर पर लास्ट में एक गोला बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि चारों तरफ से बनेगा ना। तो बेसिकली एक बात बताओ, इसको हम काटे थे फुटबॉल के एक टुकड़ा से, और
अगर मान लो ऊपर वाला एरिया जो है ये पूरा का पूरा इस तरह का नहीं भी हो, जैसे तैसे भी होगा, फिर भी अगर तुम इस सेंटर पर पूरा देखो, ये भी तो एक छोटा सा एरिया न है, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे बनेगा। क्योंकि जब आप ऐसे अगर बना रहे हो, माने आइसक्रीम देखोगे तो आइसक्रीम के नीचे गोल गोल जो बनेगा, तो गोल जब बनेगा तो एक प्लेन बनेगा, सरफेस एरिया बनेगा। तो जो सरफेस एरिया जो सेंटर पर बना, उसी का नाम तो हम लोग क्या दिए, ठोस कोण दिए, सॉलिड एंगल दिए। तो याद रखना, शेप कोई भी हो, लेकिन यहां पर तो प्लेने बनेगा ना, यहां पर तो प्लेन बनेगा, और अगर ऐसे करके बना दो तो यहां पर तो प्लेन बनेगा। अच्छा, इस सब को अगर मिला दोगे तो यहां पर एक टाइप का फिर से गोला बनेगा, नहीं बनेगा? तो फिर से एक गोला बन गया। तो याद रखिएगा, इसमें पहले तो सॉलिड एंगल का जो इसका जो डेफिनेशन होता है, या ये कह दो सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करने का जो प्रक्रिया होता है, उस प्रोसेस के थ्रू एक फॉर्मूला दिया गया। क्या फॉर्मूला दिया गया? पहले समझ लो, ठोस कोण को दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ओमेगा से, बड़ा वाला छोटा वाला दोनों से करते हैं। तो हम यहाँ पर छोटा वाला ओमेगा से डिनोट करते हैं। अगर ये छोटा एंगल है तो डी ओमेगा लगा लेंगे, बड़ा एंगल है तो केवल ओमेगा लगाएंगे। तो ओमेगा का जो डेफिनेशन है ना, यानी कहने का अर्थ ये होता है कि तुम्हारा यहाँ पर ये जो सॉलिड एंगल है ओमेगा जो है, इसका जो फॉर्मूला दिया गया है ओमेगा बराबर, वो बताया गया है, ये जो सरफेस एरिया आपको दिख रहा है ए बी सी डी, माने जिस सरफेस का ये कोण बना है वो सरफेस का एरिया, ठीक ना। यहां पर हम लिखेंगे एरिया, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एरिया, क्षेत्रफल, ठीक ना। और बट्टा में जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर। तो रेडियस कौन सा? ये वाला रेडियस, यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी होगा वो तो सबका सेम ही ना रहेगा, क्योंकि हम जो एक प्लेन ले लिए, तो प्लेन से जो दूरी आएगा वो क्या होगा, सबका सेम होगा। तो ये जो आया ना सबका दूरी, इसी को रेडियस बोलते हैं, लेकिन यहां पर लिखेंगे रेडियस नहीं बल्कि रेडियस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रहे, ये जो है ये फॉर्मूला है। त्रिज्या, त्रिज्या का बेसिकली क्या है, स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो ठोस कोण का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। चलो अब क्या बात करना है। अच्छा, अगर हम ये बोले ये जो ठोस कोण आया है, इस ठोस कोण का मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो मैक्सिमम माने गोला बनेगा सेंटर पे, तो एक गोला बनेगा, तो गोला जो होता है उसका अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ इसका सॉलिड एंगल कितना होगा, ठोस कोण कितना होगा, सिंपल सी बात है, तुम करो कुछ नहीं, जैसे कि मान लो ये जो है यहाँ पर एक गोला बना दिया, डॉट डॉट करके हम बना दे रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से अगर लाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक गोला बनेगा। ये भी तो फुटबॉल बनेगा ना, फिर पूरा अगर घुमाओगे तो फुटबॉल से काट के लाओ तो क्या होगा, चारों तरफ, ध्यान नहीं, ऐसे नहीं कि एक लाइन पर, नहीं तो सर्किल बन जाएगा। चारों तरफ से अगर लाओगे तो नीचे भी क्या होगा, सेंटर पर भी एक गोला बनेगा। तो गोला अगर हम मान लो यहाँ पे बना दिए, और इस गोला का रेडियस कुछ मान लिए, लेट अस सपोज कैपिटल आर मान लो, स्मॉल आर यहाँ पे ले लिए है, ठीक ना, मान लो कैपिटल आर मान लिए, लेट अस सपोज मान लेते हैं। तो ये जो गोला है उसका रेडियस ये है, तो इस गोला का क्षेत्रफल भी तो कुछ होगा ना, चारों तरफ से जो गोला बनेगा उसका भी क्षेत्रफल होगा। तो अगर हम तुमसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक ना, यानी ओमेगा का अधिकतम मान अगर तुमसे पूछें, तो जरा सोच के बताना, ओमेगा का जो मैक्सिमम मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, उसमें ऊपर में लिखना पड़ेगा पूरे गोला का एरिया। तो गोला का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिए है इसका, आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना होता है, आर, तो आर स्क्वायर चूंकि फॉर्मूला में है, ये दोनों को अगर काट दो तो कितना आएगा, 4 पाई। यानी कि कैसा हूं सरफेस ले लो, सेंटर पर बनेगा गोला। यानी अगर सॉलिड एंगल का अधिकतम मान अगर आपसे पूछ दे तो उसका वैल्यू हमेशा आएगा 4 पाई, हमेशा आएगा क्या चीज, 4 पाई। और इसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, बात समझे कि नहीं, तो आप 4 पाई स्टेरेडियन बोल सकते हो। तब बेसिकली इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना वो हमेशा 4 पाई आएगा। तो सॉलिड एंगल के बारे में यह जानकारी तुमको पहले से होना चाहिए। 11th में अगर जानकारी है पहले आप प्राप्त कर लियो तो ठीक है, नहीं तो ये चीजें पहले आप जान लो, क्योंकि इसी के ऊपर आधारित माने आज का जो टॉपिक है उसका डेरिवेशन जो होगा वो उसमें ये भी अपना एक रोल अदा करेगा, ठीक ना। तो इसीलिए ये तुमको जानकारी में होना चाहिए। चलो अब आ जाते हैं गॉस थ्योरम पे। गॉस थ्योरम में आप जितना ज्यादा चाहो उतना ज्यादा वीवीआई लगा लो, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये चीजें जो है ना हर हाल में आप इसको तैयार रखो, ठीक ना। तो देखो गॉस थ्योरम में जब आपसे पूछे, माने 5 नंबर में अगर डायरेक्ट गॉस थ्योरम ही पूछेगा तो उसमें तुमको कुछ बात बोलेगा, जैसे कहेगा कि विद्युत फ्लक्स को डिफाइन कीजिए, फिर गॉस थ्योरम को प्रूफ कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा हम लिखवाए हैं, कोई एक मैथमेटिकल फार्मूला उसका लिख देना, एगो डायग्राम बना देना, वो खत्म। फिर कहेगा गॉस थ्योरम लिखिए और उसको प्रूफ कीजिए। तो गॉस थ्योरम लिखिए माने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था और तब प्रूफ करना है। इतना लिखने के बाद हो सकता है आपको 5 नंबर दे, है ना। कभी कभार फ्लक्स को नहीं भी पूछता है, केवल पूछता है कि गॉस थ्योरम लिखिए और गॉस थ्योरम को प्रूफ कीजिए, तो ऐसा करके जो है 5 नंबर देता है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट तुमको पहले लिखना पड़ेगा, तब जाकर के तुमको वहां पर क्या करना पड़ेगा, तब जाकर के तुमको वहां पर गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो देखो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले समझ लो। गॉस थ्योरम का कहना यह है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बोला है कि हम यहां पर लिखे हुए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम किसी बंद पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस सतह द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध माने कि बंधा हुआ, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या हुआ समझ लो। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस बंद है और इसमें अगर हमने चार्ज रखा है, ठीक ना, तो इससे जो गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो संख्या होगा, जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो संख्या होगा, उसको हम नाम दिए थे विद्युत फ्लक्स। जितना पूरे एरिया से गुजरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। हालांकि इसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो विद्युत बल रेखाओं का ही इस्तेमाल किया है, कि वही रेखा जो बाहर निकल रहा है उसका जो संख्या होगा, और उसके संख्या को हम नाम दिए थे फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक ना, हम ये नाम दिए थे। तो उसका संख्या माने विद्युत फ्लक्स, जो इस सरफेस से गुजरने वाला जो टोटल विद्युत फ्लक्स होगा वो हमेशा बराबर होगा इसके अंदर बंद आवेश, कोई भी चार्ज, जो भी चार्ज की वजह से है वो चार्ज, यानी इनक्लोज्ड चार्ज, ठीक ना, इनक्लोज्ड चार्ज हम यहां पर लिख लेते हैं, इनक्लोज्ड चार्ज आईएन लगा देते हैं, समझ जाओगे। इनक्लोज चार्ज का यानी गुना 1/ε0 होता है। यही बात को ये स्टेटमेंट बोल रखा है। फिर से पढ़ लो इस बात को, जो लिखे हैं वो है कि नहीं ये चीज पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी कुल जो पास करने वाला क्षेत्र रेखाएं हैं, पासिंग थ्रो एनी क्लोज सरफेस, बंद सतह से, ध्यान रहे इसमें कंडीशन है, बंद सतह से गुजरने वाला जो टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाओं का संख्या है यानी विद्युत फ्लक्स है, वो हमेशा बराबर होगा, इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज चार्ज, यानी इसके अंदर बंद आवेश का 1/ε0 गुना होगा हमेशा। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, समझ गए बात को। तो वही चीज को हम यहाँ पर मैथमेटिकली जो हम लिखे थे इसको यहाँ पर भी लिख देते हैं, यानी कि जो बात बोला गया है इसको अगर लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स बराबर इनक्लोज चार्ज और बट्टा ε0। समझ में आया बात, यही तो इसका फॉर्मूला बोलेगा, ठीक ना। थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, क्यू इनक्लोज यानी बंद चार्ज और बट्टा ε0, ये इसका स्टेटमेंट है, इसका गॉस थ्योरम का। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो फ्लक्स था उस फ्लक्स का फॉर्मूला अगर तुमको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ये भी तो आया था। ये फ्लक्स का फॉर्मूला शॉर्ट एलिमेंट्री फॉर्म के लिए यही तो आया था, है कि नहीं। और बाकी जैसे है उसको वैसे ही उतार दो बट्टा ε0, लेकिन बोला है बंद सरफेस के लिए, इसलिए इसका इंटीग्रेशन में क्लोज लगा दो। ऐसा नहीं सोचना कि ये माने अगर इसको बंद कर दिए तो इसका इंटीग्रेशन का रूल चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन का रूल वगैरह कोई भी चेंज नहीं होता है, केवल ये सिंबल है कि हम जो फ्लक्स निकाले हैं ना वो बंद सरफेस का फ्लक्स निकाले हैं, बंद जो है सरफेस उसके लिए हमने फ्लक्स निकाला है। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, गॉस थ्योरम जो है ये स्टेटमेंट कहता है। अब गॉस थ्योरम का जो ये स्टेटमेंट जो आया है इसको हमें प्रूफ करना है। ये जो आया है ना इसी को या इसको, दोनों में से कोई को, अरे एगो प्रूफ हो गया तो दूसरा हो ही जाएगा। दूसरा हो जाएगा क्या, माने एक ही चीज तो है,
केवल इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करके यहाँ पे रख दिया है। तो बेसिकली इसको प्रूफ करना है, तो आपको जब भी पूछे कि गॉस थ्योरम लिखिए तो पहले ये स्टेटमेंट लिखो और ये फॉर्मूला लिख दो, अब प्रूफ करो। ठीक है, तो प्रूफ करोगे कैसे? देखो, प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर जो है हेडिंग बना लेंगे अपना वेरिफिकेशन, सत्यापन, और कोई भी टेढ़ा मेरा बंद सरफेस ले लेंगे, जैसा चाहो वैसा ले लो, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक ना, जैसा चाहो वैसा ले लो, खाली बंद होना चाहिए चारों तरफ से। चारों तरफ से ध्यान रहे, बोर्ड पर जब भी डायग्राम बनता है तो 2 डायमेंशन में डायग्राम बन रहा है, वो चारों तरफ से क्या होगा? बंद होगा। और इसके कोई भी एक पॉइंट पर मान लो यहां पर हमने कोई चार्ज रख दिया, मान लो +Q चार्ज रख दिया, और एक छोटा सा एरिया यहां पर हम काट लेते हैं, छोटा सा एरिया। इस छोटा सा एरिया से, अगर ये छोटा सा एरिया है, इस छोटा सा एरिया से अगर ये जो सरफेस है, ध्यान रखना, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से अगर अलग अलग पॉइंट से लाइन खींच करके इससे मिलाओगे तो फिर क्या यहां पर एक सॉलिड एंगल बनेगा? एक ठोस कोण तो यहां पे बन जाएगा ना। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर एक ठोस कोण बन जाएगा, यानी कहने का मतलब ये ओमेगा बनेगा। चूंकि एरिया छोटा है इसलिए ओमेगा का वैल्यू के आगे भी डी ओमेगा लगा देते हैं, छोटा सा एंगल बनेगा। अच्छा, अब जो इसका एरिया होगा वो एरिया मान लेते हैं इस डायरेक्शन में डी ए है, लेकिन इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा, ये जो फील्ड होगा, मान लो इधर की ओर ये फील्ड आया, ये एंगल जो है वो थीटा है। अगर थीटा नहीं होगा तो कॉस थीटा, जैसे अगर मान लो दोनों एक के डायरेक्शन में हो गया तो कॉस थीटा का मान 0 ले लो, अपने आप जो है वो कॉस थीटा साइड हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सीधे तौर पे हम यहां पर आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एरिया है। अब क्योंकि हम एक छोटा सा काटे हैं, ऐसा ही करके अगर पूरे एलिमेंट में अगर हम काट लेंगे तो जरा सोचो फिर से सेंटर पर क्या बनेगा? एक गोला। और पूरा गोला का याद रखना है, पूरा गोला जो सेंटर पर बनेगा, इसका मतलब पूरा गोला का अगर तुमसे पूछ दे कि बताओ ओमेगा यानी सॉलिड एंगल का मान कितना होगा, तो सीधे बोलोगे 4 पाई। अभी बात किए हैं, ठीक ना, यही होगा चर्चा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डायग्राम बना है ना, इस डायग्राम के बारे में आपको यहाँ पर पहले लिखना पड़ता है। अगर नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर नहीं लिखोगे तो सीधी सी बात है कि उसमें आपका जो है मार्क्स वगैरह थोड़ा बहुत कट जाएगा। तो इसीलिए आपको लिखना पड़ता है। तो जो दिख रहा है वही लिखना है, जो बनाए हो वही लिखना है। क्या लिखना है? देखो, माना कि एक सरफेस है, क्लोज सरफेस, इसका नाम डाल देते हैं एस। एस इज अ क्लोज सरफेस इन विच +Q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर O। ये पॉइंट है O, इस पॉइंट पर हम लोगों ने क्या किया है? +Q चार्ज को यहां पर रख दिया है। समझ में आया बात? अच्छा, इफ इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया DA, यदि बहुत छोटा क्षेत्रफल DA है ना, उसको बिंदु O से R दूरी पर हम काटते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, यानी R दूरी पर हम ये जो है ना इसको छोटा सा एरिया को काटते हैं, ये DA एरिया को। तो अब बात करना है गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन के लिए। एक बात बताओ, अगर आप ये डायग्राम देख लिए तो ये चीजें तो आप अपना मर्जी से यहां पर लिख सकते हो। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम P डाल देते हैं। तो P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोले इस चार्ज की वजह से, तो पॉइंट चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका सीखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज एट P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है पॉइंट चार्ज की वजह से। P बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला जो है हम बता रखे हैं, पहले आपको जो है हम बता रखे हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा चार्ज और बट्टा में R का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। और चूंकि हम लोगों ने यहां से यहां तक का रेडियस जो है स्मॉल r लिया है, तो इसके जगह पे आप जो है स्मॉल r ले लो, स्मॉल r इसका स्क्वायर, यही तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया बात? देखो, सबसे पहला सत्यापन करने के लिए एक सरफेस लेना है, क्लोज सरफेस S।
ठीक। और उसके बाद इसके किसी पॉइंट ओ पर आपको एक चार्ज रखना है और चार्ज से कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी बनाना है जहां पर एक छोटा सा सरफेस एरिया काटना है डी ए। और ये जो डी ए एरिया है और ये जो पॉइंट इसके बीच का दूरी को कुछ मान लेना है, आर मान लिए हैं हम यहाँ पे। अब यही बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जाकर के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहां पे, पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी पर जब विद्युत क्षेत्र निकालोगे ना, तो पॉइंट चार्ज है ना प्लस क्यू, इसके वजह से वहां पर निकलेगा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र निकालने का ये फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं पूरा पहले से ही। लेकिन हमको चूंकि प्रूफ करना है क्या चीज, विद्युत फ्लक्स बराबर टोटल इनक्लोज चार्ज बट्टा एप्सिलॉन जीरो, यानी गॉस थ्योरम। जो हमने पिछला स्टेटमेंट जो देखा था उसके आधार पे हम बोले हम लोग को निकालना है गॉस थ्योरम। तो हम यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर या टोटल फ्लक्स, सीधे तौर पे लिख देते हैं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एरिया डी ए इज। देखो छोटा सा जो सरफेस एरिया है डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखो विद्युत फ्लक्स का तुम लोग फार्मूला पढ़े हो, अभी हमने वो चीजें जो है देखा था। तो विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला था एलिमेंट्री फॉर्म में ही लिखना क्योंकि छोटा एरिया काटे हो। तो बताइए इसका फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। यही तो था, यही तो हम लोगों ने फार्मूला देखा है। तो टोटल जो डी ए एरिया से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स का मान यही होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है, फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, हम इसको उठा करके यहां पर तो रख ही सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है हम तो यहां पर रख सकते हैं, ठीक ना। तो अभी हमको यही करना है, जो डायग्राम हम आपको बताएं ऐसे डायग्राम आपको बनाना है और ये चीजें उठा करके यहाँ पे पुट करना है। हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो है सो थोड़ा सा टाइम देंगे आपको, पहले आप ये कंटिन्यू पहले बात को समझते चलो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी जो बात बताएं उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 में जो बात किए हैं दोनों को हम जैसे है उसको मिला करके रख देते हैं। तो फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप लोग क्या पढ़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q और डिवाइड बाय R स्क्वायर। हालांकि ये जो चार्ज है ये बंद चार्ज है तो आप इनक्लोज चार्ज बोल सकते हो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू था, ठीक ना। और एरिया तो डी ए था ही और कॉस थीटा जैसे है वैसा ही रहने दो। ये कॉस थीटा एरिया का ही भाग है, यानी इसको आप टोटल को एरिया बोल सकते हो। टोटल जो है वो क्षेत्रफल ही है, समझ गए बात को। इसमें से जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से आप बाहर कीजिए। तो हम यहां से अगर इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये बाहर होगा, साथ में चार्ज भी बाहर होगा, इनक्लोज चार्ज जो है ये भी बाहर होगा। और इंटीग्रेशन में बचेगा डी ए कॉस थीटा। हालांकि रेडियस भी कांस्टेंट होता है लेकिन इसको अंदर रहने दो क्योंकि इससे हमको कुछ काम लेना है। क्या काम लेना है तो देखिए, अगर इंटीग्रेट करोगे तो एरिया का टोटल वैल्यू मिलेगा। तो टोटल वैल्यू एरिया का मिलेगा माने सेंटर पर, माने सेंटर पर अगर आप देखोगे तो उसका जो एंगल सेंटर पर, एरिया तो होता है बाहर का, जो आप देख लो यहाँ का एरिया है, एरिया तो तुम्हारा यहाँ का है, ये जो सरफेस है इसका है, इसका सरफेस का एरिया और बट्टा रेडियस इसका स्क्वायर, बट्टा रेडियस का स्क्वायर। क्या इसको लेकर के फॉर्मूला आपको हम बता रखे हैं, देखो तो हम यहां पर देखो बता रखे हैं, ओमेगा बराबर क्षेत्रफल और बट्टा में रेडियस का स्क्वायर। यहाँ का जो एरिया होगा वो एरिया और ये जो रेडियस होगा उस रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं तो ये ओमेगा का फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर आपको ये बात बोले कि एरिया टोटल भी तो एरिया है
और ये आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो छोटा रूप में, क्या सॉलिड एंगल का वैल्यू हुआ कि नहीं? ये तो सॉलिड एंगल ही ना हो गया एक तरह से। तो हम यहां पर बोलेंगे फाई ई बराबर इनक्लोज चार्ज यानी बंद आवेश, है ना। और ये तुम यहां पर लिखो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रेशन, और इसके जगह पे लिख दो डी ओमेगा, छोटा सा ओमेगा। और नहीं हो तो यहाँ पर कोष्ठ में अपना लिख लेना, क्योंकि डी ओमेगा बराबर ही वैल्यू आपका होता है डी ए कॉस थीटा और बट्टा रेडियस का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है उसका, ठीक ना। माने कॉस थीटा एरिया का ही भाग है, इसीलिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं सोचना कि उधर कॉस थीटा नहीं था। कॉस थीटा बेसिकली इसी एरिया का भाग है, तो आप इसी में इसको रहने दो। तो इतना बराबर ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अगर इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल जोड़ के निकालना। तो ओमेगा का मान टोटल जोड़ोगे तो सेंटर पर एंगल टोटल कितना बना था? याद करो, हम बताए हैं 4 पाई बना था। तो यहां से सीधे तौर पे जो है इसको पहले उतार दो, फ्लक्स बराबर क्यू इनक्लोज बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो होगा इनटू ये जो टोटल ओमेगा है, टोटल ओमेगा के जगह पे 4 पाई तो लिखिए सकते हैं ना, क्योंकि ठोस कोण का कुल मान जो होता है वो 4 पाई होता है, लिख दो। अब इसमें से 4 पाई कैंसिल होगा, तो फाई ई का जो मान आएगा इनक्लोज चार्ज और बट्टा एप्सिलॉन जीरो। क्या इसी को गॉस थ्योरम बोले हैं? गॉस थ्योरम इसी को बोला गया है, देख लो। अगर इसी को दूसरा फॉर्म में लिखो तो तुम्हारा यही जो फ्लक्स का वैल्यू था वो इंटीग्रेशन था ई डी ए कॉस थीटा, खाली बस एकरा में क्लोज वाला साइन लगा देना है क्योंकि बंद सरफेस की बात है। और ये हो जाएगा इनक्लोज चार्ज बट्टा एप्सिलॉन जीरो, और यही हमारा है गॉस थ्योरम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉस थ्योरम। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। तो सभी लोग इस बात को बढ़िया से समझ लो कि गॉस थ्योरम तुमसे 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बोले तो 90% से ऊपर चांस रहता है कि हर साल ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। तो इसीलिए गॉस थ्योरम को आप निश्चित तौर पर तैयार कर लो, ठीक। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं। ये जो था यहां से सत्यापन शुरू हो उससे पहले तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो, ठीक ना। ये स्टेटमेंट जो था इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद जो है गॉस थ्योरम प्रूफ करना कहाँ से शुरू किए थे वहां से ले लो, और सबसे सिंपल है, कम समय में जो है इसको तैयार किया जा सकता है, ठीक ना। ये हो गया। फिर जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहां पर हम इसको फाइनलाइज किए हैं, लास्ट में जो है जहां पर हम इसको वेरीफाई किए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रहा, ये गॉस थ्योरम का कहानी है। तो आज का जो क्लास है इसको हम यहीं पर रोकेंगे, और इसलिए रोकेंगे क्योंकि मैंने जो बात आपको बताया है इसको थोड़ा इत्मीनान से 2 बार 3 बार 4 बार जो है इसको प्रैक्टिस करो। ये इसलिए वीवीआई इसमें लगा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, ठीक ना। जरूर इसको तैयार कर लेना। वैसे तैयार तो सबको करना है, लेकिन जिस पर वीवीआई लगा दे उस पर विशेष बल देना है, माने उसको जो है किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो आज का जो क्लास है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग तैयारी करते रहिए। और हम जैसा कि पहले भी बोले थे कि वीडियो का जो फ्रीक्वेंसी है वो अब रेगुलर करने वाले हैं। इसमें रेगुलर करने का मतलब ये होता है कि आपको सप्ताह में जो है ना, वो पहले जो मिलता था 3 वीडियो, अब 5-6 वीडियो तक देखने को मिल सकता है। लेकिन उसको कम ज़्यादा भी हम करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको रिवीजन करने का भी समय मिलना चाहिए, है ना। खाली जो है क्लास देखने से जो है काम नहीं चलेगा, रिवीजन भी तुम्हारा जो है होना चाहिए। रिवीजन नहीं होगा तो फिर वो चीज़ें जो है वो समझ में भी नहीं आएगा, और दूसरी बात यह कि तैयार भी नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो बिना रिवीजन का काम चलने वाला है नहीं। चलो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। और थोड़ा सा आप लोग भी इसको प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा है उतना लोगों को इसमें जोड़ो आप, ठीक है। ये सहयोग जो है आप निश्चित तौर पर करो। तो अगला जो लेक्चर होगा वो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पर होगा, यानी गॉस थ्योरम पहले आपको आना चाहिए, और उसके बाद हम लोग उस पर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं जानोगे तो फिर गॉस थ्योरम का प्रयोग जो है आप नहीं सीख नहीं पाओगे, है ना। इसीलिए इसको बढ़िया से तैयार कर लेना, 2-3 बार इसको जो है बढ़िया से देख करके। पहले तो आप ऐसे लिखो,
पढ़ो लिखो, उसके बाद जो है बिना देखे बिना इधर उधर किए आप उस चीज को डिराइव करो, तैयार हो जाएगा। 5 नंबर आपको जो है इसमें मिल जाएगा। चलिए अगले क्लास में अब जो है शेष बातें जो है अगले क्लास में करेंगे।